Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आज की जो ये क्लास है, क्लास 8 एनसीईआरटी की हिस्ट्री की जो क्लास है, हमारे अतीत पार्ट 3 है। ये हमारे चैनल द्वारा सारी एनसीईआरटी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। आप पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। जो ये वीडियो है इसमें जनजातियों के बारे में और भूस्वामी जो भू राजस्व नीतियां थी उस समय अंग्रेजों की, जिसे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे, महलवाड़ी व्यवस्था कहते थे और जो है जमींदारी व्यवस्था कहते थे, उसके बारे में यहाँ डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जनजातियों ने विद्रोह क्यों किया था, जनजातियां कौन सी थी, जनजातियां कहाँ रहती थी, कौन जनजाति कहाँ पाई जाती थी, सब के बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है। तो अच्छे से इसको देखिएगा। फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर मैंने पहले बता दिया है। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन कैसे चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ये एक चित्र दिया गया है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब होता है भू राजस्व। भू राजस्व का अधिकार रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में प्राप्त किया था। किस संधि के द्वारा? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी और इस संधि द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को दिया था। ये बात याद रखना, ठीक है। तो दीवानी की जब अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया, यहीं से जो है अंग्रेजों की ताकत और बढ़ गई। ये कब हुआ? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कंपनी दीवान बन गई। तो दीवान का मतलब होता है वित्त व्यवस्था, जो राजस्व व्यवस्था को देखता है उसी को दीवान कहा जाता था उस समय। तो दीवानी का पद पहले भारतीय राजाओं के पास होता था, अब वो किसके पास हो गया है? तो वो अब कंपनी के पास हो गया। और कंपनी ने किससे ले लिया? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से ले लिया। और किस संधि के द्वारा? इलाहाबाद की पहली संधि के द्वारा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटित होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है, मतलब एक सम्मान पूर्वक दिखाया गया लेते हुए। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चिन्हित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। मतलब जब दीवानी का अधिकार, मतलब भू राजस्व का अधिकार अंग्रेजों के पास पहुंच गया, तब जाकर के अंग्रेजों की स्थिति क्या हो गई? भारत में और मजबूत हो गई। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दीवानी का अधिकार अंग्रेजों ने किससे प्राप्त किया था, तो ये बात याद रखना, दीवानी का अधिकार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से प्राप्त किया था। प्लासी के युद्ध के बाद नहीं, बक्सर के युद्ध के बाद, ये भी याद रखना। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसमें कंपनी के बढ़ते खर्चे को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत भी चीजें खरीदने और बेचती भी रहे। तो मतलब कि व्यापार भी करती रहे और भू राजस्व की जिम्मेदारी भी उसने ले लिया। लिखा हुआ है समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत करना होगा जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे। कंपनी कहना यह था कि हम व्यापार कर रहे हैं, हम बाहर से आए हैं, लेकिन भारत के गांवों के लोगों को भी हमें समझना होगा, नहीं तो वो अगर विद्रोह कर देंगे तो स्थिति उलट जाएगी। और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था, ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना जो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। ठीक है, आगे लिखा है यह काम कैसे हो। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश
कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह से तय किए गए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई गई, ये हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले कंपनी की आमदनी, कंपनी कहाँ से पैसा प्राप्त करती थी, तो दीवानी का अधिकार जब कंपनी को मिल गया, उसके अलावा बहुत से साधन थे कंपनी के पास जिससे कंपनी अधिक पैसा कमाने लगी। कंपनी दीवान, ठीक है ध्यान देना, कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। मतलब यह है कि कंपनी भारी भरकम पैसा चाहती थी लेकिन कैसे लगान वसूला जाए ये कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। ठीक है, तो सुना होगा महलवाड़ी, जमींदारी और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत उन्होंने यह काम किया। तो यहाँ लिखा हुआ है आगे जो है उसकी कोशिश यह थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दुगना हो गया। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। तो कहने मतलब है कि आय के कई स्रोत कंपनी ने बढ़ा लिया। जल्दी ही यह हासिल हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसी जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है वहां पे काम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका रह पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिरता जा रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। मतलब हर तरफ से लोग, भारत के लोग परेशान थे उस समय। ठीक है, जो ये चित्र बनाया गया है, चित्र के बारे में लिखा है कि बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट था ये। ठीक है, ये बाजार था मुर्शिदाबाद का जहां पर देखो हर भारतीय लोग अपनी जरूरत के सामान बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। ये उसी का एक क्षेत्रीय मार्केट था, गांव का मार्केट था। ये उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया कि लोग अपनी जरूरत की चीजें कैसे खरीद रहे हैं। मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया था मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, आगे लिखा है 1770 में पड़े अकाल। इसी समय क्या हो गया, एक तरफ इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और एक तरफ क्या हुआ, 1770 में अकाल पड़ गया। कहां पर, तो बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इतना बड़ा अकाल था, अकाल मतलब सूखा था कि लगभग 1 जो है करोड़ से अधिक लोग मर गए इसमें। इस अकाल में लगभग 1/3 जनसंख्या आबादी समाप्त हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या देखने को उस समय मिली। तो भारत में कई समस्याएं थी, उन्हीं समस्याओं को यहाँ दूर करना था। चार्ल्स ये कॉर्नवालिस हैं। चार्ल्स कॉर्नवालिस इनका नाम था लेकिन इनके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा जाने लगा। इनकी कब्र जानते कहाँ है, गाजीपुर में है। ठीक है, जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल था। यहाँ एक गलत लिखा है, याद रखना। तो याद रखना, अस्थायी बंदोबस्त के कई नाम हैं। अस्थायी बंदोबस्त को क्या क्या नाम से जाना जाता है, जैसे इसे जागीरदारी, इसे मालगुजारी व्यवस्था, इसे इस्तमरारी व्यवस्था, इसे जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, अनेक नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ था। 1793 में यह व्यवस्था शुरू की गई थी भारत में। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। लिखा है खेती में सुधार की जरूरत। उसी समय क्या जरूरत हुई कि खेती में सुधार की जरूरत हो गई। तो लिखा है अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना जरूरी है। अगर खेती में निवेश सुधार नहीं करेंगे तो लोग राजस्व देंगे ही नहीं, जो कहीं न कहीं कंपनी के लिए नुकसानदायक है। यह काम किस तरह किया जा सकता है, इस सवाल पर जो है 2 दशकों तक बहस चली। 2 दशकों तक इस पर बहस चली कि भारत में सुधार के लिए क्या किया जाए। तब जाकर के कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, 1793 में। इसी को कई नामों जाना जाता है जो मैंने आपको बता दिया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। तो जो छोटे राजा थे देश में और तालुकदार थे, उन्हीं को जमींदार मान लिया गया। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। अभी इसको पूरा पढ़ देता हूँ, समझाता हूँ मैं। उनकी ओर से चुकाए जाने वाले राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगान
लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने लगी वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते जमीन पर जो उत्पादन करे उसके फायदे में रहेंगे, ये कहा गया। इसका मतलब यह हुआ जब जमींदारी व्यवस्था लागू की गई तो ये कहा गया कि 11% पैसा अंग्रेज अपने पास रखेंगे और 89% पैसा जमींदार कंपनी में लाके जमा करेंगे। जो भू राजस्व वसूला जाएगा वो जो उसकी जो ये तय कर दिया गया कि भू राजस्व कौन वसूलेगा, तो जमींदार वसूलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ ऊपर अंग्रेज हैं, नीचे किसान हैं, ठीक है। तो ऊपर अंग्रेज नीचे किसान, बीच में बिचौलिया के रूप में कौन खड़ा हो गया, तो जमींदार खड़े हो गए। अब यही जमींदार किसानों से भू राजस्व इकट्ठा करते थे और ला करके अंग्रेजों के वहां जमा कर देते थे, जिसे हम कलेक्ट्रेट कहते थे। और जो जमा करने वाला अधिकारी था उसका नाम था कलेक्टर नाम था, ठीक है। तो जमींदार क्या हो गया, एक बिचौलिया हो गया। तो इसका खूब शोषण किया, किसका, अंग्रेजों का, ये किसानों का। दूसरा, अंग्रेजों ने इसे एक काम और सौंपा था। एक काम क्या और सौंपा कि तुम भू राजस्व की वसूली भी करोगे और गांव में गुप्तचरी का भी काम करोगे। तो हमारे देश में चाहे 1857 का विद्रोह हो, चाहे जितने भी विद्रोह हुए हैं, सबको असफल करने में जमींदारों का विशेष योगदान रहा है और 1857 के विद्रोह असफल करने में इनका विशेष रूप से योगदान देखा भी जाता है, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे समस्या क्या उत्पन्न हुई। अब जब व्यवस्था तो लागू कर दिया तो समस्या क्या उत्पन्न हुई, अब ये देख लेते हैं। तो लिखा है मगर अस्थाई बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। जमींदार को काम दिया गया था कि जमीन में सुधार कराओ, लेकिन वो लोग सुधार नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलामी पर कर चुकी थी। कहने मतलब यह है कि कंपनी जब जमींदारों को भू राजस्व को वसूलने का अधिकार दिया तो कंपनी तो ये काम करके छुट्टी पा गई। वसूलना किसको था, जमींदारों को। जमींदार और किसान गरीब है तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इन्होंने सूर्यास्त का नियम लागू किया था कि अगर सूर्य जिस दिन आपको जमा करना पड़ेगा भू राजस्व, अगर उस दिन सूर्यास्त तक आपने नहीं जमा किया तो आपकी जो ये है क्या कहते हैं, अरे जमींदारी है, ये किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। तो सूर्यास्त का नियम भी इसमें लागू किया गया था। आगे लिखा है 19वीं सदी से के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। आगे जमींदारों ने क्या किया, खूब पैसा लूटा और उनके में खूब सुधार आया, लेकिन कंपनी की उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए, अब उन्हें भी हम बिना परेशानी और निवेश का जो है खतरा उठाने आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। तब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे। उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी, मतलब वो सुधार करना चाहते ही नहीं थे, ये बात याद रखना। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान जो लगान चुकाता था वह बहुत ज्यादा और जमीन पर उसका अधिकार सुनिश्चित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन को बेदखल करना पड़ता था। अब ध्यान सुनिएगा, एक तरफ जमींदार है, एक तरफ है महाजन जो गांव में पैसा ऋण पे देते थे। तो जब जमीन देखिए दोनों की मिली भगत से कैसे काम होता था। तो जमींदार जो होता था ये किसानों पर जब टैक्स लगाता था, वसूलने जाता था, तो किसानों के पास पैसा होता नहीं था, तो किसान महाजन के पास जाता था और कर्ज ले लेता था। तो एक सादे कागज पर सिग्नेचर अंगूठा लगवा लेता था या सिग्नेचर करवा लेता था और जमीन पर कब्जा कर लेता था। तो जमींदार और महाजन ने मिलकर पूरे गांव के किसानों को लूटा और किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन के काम करने लगा। इन्हीं के नेतृत्व में एक नई व्यवस्था शुरू हुई जिसे हम महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो जमींदारी व्यवस्था में कमी को देखते हुए महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। और महल का मतलब होता है गांव। जब पूरे गांव के समूह पर राजस्व कर लगाया गया तो उसी को नाम दिया गया महलवाड़ी व्यवस्था। लिखा है 19वीं सदी के शुरुआत में ही कंपनी
के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के खर्च चलाने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ी तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करने के काम को कैसे चला सकती थी, तो इसीलिए उन्होंने बदलाव किया। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, और पंजाब के क्षेत्र में होल्ड मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। ठीक है, मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना जरूरी है। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव तक का दौरा किया, जमीनों की जांच की, गांवों को मापा, खेतों को मापा, विभिन्न पर समूहों को रीति रिवाजों को दर्ज किया, गांव को एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़ करके हर गांव और समूह महल को, गांव मतलब महल होता है याद रखना, ठीक है, होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से तय नहीं किया जा सका, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुजारिश भी की गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। अब मैं समझा देता हूं क्या है, ध्यान दीजिएगा। महल का मतलब होता है गांव। ऊपर मान लीजिए यहाँ पे अंग्रेज हैं तो बिचौलिया कोई नहीं रहेगा, नीचे गांव के लोग रहते हैं। मान लिया गांव के लोग 10 परिवार है गांव में, तो 10 परिवार के लोग मिल करके राजस्व इकट्ठा करते थे और एक अपने मुखिया को दे देते थे और मुखिया उस राजस्व को ला करके अंग्रेजों के पास जमा कर देता था। यहाँ बिचौलिया नहीं होता था। ये महलवाड़ी व्यवस्था भारत के 30% क्षेत्र पर लागू थी, ये याद रखना है, और जमींदारी व्यवस्था 19% क्षेत्रों पर लागू थी, ये बात याद रखना है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महलवाड़ी व्यवस्था भारत में कब शुरू की गई, तो 1822 में। किसने शुरू किया? मैकेंजी ने। कहाँ शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में। ठीक है, और गांव के मुखिया ही उसको जमा करते थे। इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया और यह भारत के 30% क्षेत्रों में लागू थी। बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, मुनरो व्यवस्था को रैयत बाड़ी व्यवस्था कहते हैं। पर इसको समझा देता हूँ, पढ़ने के बाद फिर समझाता हूँ मैं। लिखा है, विशिष्ट ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था को अपनाया गया। तो जो दक्षिण भारत था वहां पे एक नई व्यवस्था अपनाई गई जिसे हम रैयत बाड़ी व्यवस्था कहते हैं। वहां जो व्यवस्था विकसित की गई उसे रैयत बाड़ी या रैयतवार कहा गया। तो रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों वाले कब्जे के लिए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाया, मतलब शुरू किया। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों का नाम याद रखना। और दोनों किस व्यवस्था जुड़े हुए हैं? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जुड़े हुए हैं। ठीक है, इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। तो ये पूरे दक्षिण भारत पर लागू की गई थी, तो 51% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी। ये बात याद रखना, पूरे भारत के 51% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। तो रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। मतलब कहने मतलब है कि यहाँ जमींदार तो थे नहीं, यहाँ छोटे छोटे किसान थे, तो सीधे किसानों से समझौता किया गया। तो क्या किया गया? मान लो यहाँ अंग्रेज हैं, नीचे मान लो किसान हैं। अब यहाँ पर हर किसान अपना स्वयं जाकर के राजस्व जमा करेगा, बीच में बिचौलिया कोई नहीं होगा, सब अपना अपना जमा करेंगे। इसी को रैयत बाड़ी व्यवस्था नाम दिया गया। और इससे कौन जुड़ा हुआ है? रीड और मुनरो। ठीक है, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसान और रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों जमींदारी जो जमीन पर खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधे किसान समझौता किया गया। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए था। ये सब काम किसने किया? तो मुनरो ने। और मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अगर ये रहेंगे तभी हमें सब कुछ मिलेगा, नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, राजस्व के रूप में सब कुछ ठीक नहीं था, ये भी मतलब व्यवस्था में गड़बड़ी थी। तो याद रखना, नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उसमें भी समस्याएं दिखाई देने लगी। पहले को पढ़ देता हूँ, समझाता हूँ फिर। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर लिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब यह है कि जो अधिकारी थे उनके लापरवाही से यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर लागू तो हुई, लेकिन उससे लाभ नहीं मिला। ठीक है, अब आते हैं यूरोप के लिए फसलें। जो यूरोप
के लिए फसलों को उपजाया था, तो हमारे यहाँ वाणिज्यिक खेती की शुरुआत अंग्रेजों ने किया। ठीक है, देखा है अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया। तो हमारे यहाँ अफीम और नील की खेती जोर दी जाने लगी क्योंकि इससे कपड़ों की रंगाई होती थी और इससे दवाएं बनती थी। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करने रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, इन सब की पैदावार करना शुरू कर दिया और इससे खूब पैसा उन्होंने कमाना शुरू किया। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए जो है कई तरीके अपनाए। कैसे तरीके अपनाए? आइए इसी तरह की एक फसल पद्धति की ऐसी ही पद्धति की अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लिखा है क्या रंग का कोई इतिहास है? रंग का भी कोई इतिहास है? ये जो कपड़ों की रंगाई हुई है इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो लिखा है जो है सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें यहाँ पे दी गई हैं। जो बाईं तस्वीर है उसमें भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दिए गए हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों में एक बात समान है, दोनों में गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों में ही नीले गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। एक भारत का है, एक अमेरिका वहाँ का ब्रिटेन का है, और दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। डिजाइन में असमानता है लेकिन रंगों में समानता यहाँ देखने को मिल रही है। इस्तेमाल किया गया है, इसे खास तौर पर नील कहा जाता है। तो नील की पैदावार क्यों करते थे? क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ तापमान ज्यादा था, इसलिए यहाँ नील की खेती की जाती थी। ठीक है, इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नील रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया था। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था उस समय, इसीलिए भारत में नील की खेती लोग करते थे। हमारे यहाँ नील की खेती को लेकर बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं। भारतीय नील की मांग क्यों थी? ठीक है, भारत की नील की मांग क्यों थी? तो लिखा है नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगाया जाता था। उष्णकटिबंधीय मतलब जहां तापमान ज्यादा होगा वहीं नील की पैदावार हो सकती है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादन कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मांग ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नाम का एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, फिर आगे लिखा है बोर्ड पौधा कैसा था? तो वो शीत कटिबंधीय कैसा पौधा था? तो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। क्योंकि यूरोप कहाँ है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वह नील के आयात पर प्रतिबंध लगा दें जिससे उनका व्यापार सुरक्षित रहे। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया और कैरेबियाई द्वीप समूह, जो वेस्ट इंडीज है उसे हम कैरेबियन द्वीप समूह कहते हैं, स्थित सेंट मॉडिक में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटेन और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। तो याद रखना ये सब जो देश आप बता रहे हैं इन सब देशों में इन्हीं लोगों का अधिकार था। जैसे ब्राजील में पुर्तगालियों का था, जमैका में ब्रिटेन का था, वेनेजुएला में स्पेनिशों का था। ठीक है, और कैरेबियन देशों पर फ्रांसीसियों का था। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे, तो नील की खेती इसीलिए की जाने लगी चारों तरफ। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उनके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज से बढ़ने लगी।
जब कि नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से लेकर 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश करने लगे। अब मतलब यह हुआ कि जब नील की मांग तेजी से बढ़ने लगी तो अलग नील की मांग बढ़ने के कारण लोग जो है परेशान हो गए, क्योंकि उसमें औद्योगिकरण शुरू हुआ और नील जो है जरूरी था कपड़ा लगने के लिए, इसीलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, मतलब कि नील खेती के लिए भारत को क्यों चुना गया, इस पे बात कर लेते हैं। तो लिखा है, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। तो नील खेती के लिए किस क्षेत्र को चुना गया, तो याद रखना कि नील की खेती के लिए भारत में उस क्षेत्र को चुना गया जिन क्षेत्रों में चावल की पैदावार की जाती थी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता लगेगी। आप ये देख सकते हैं तमाम जो है युद्ध हुए हैं उसको लेकर के, अलग अलग जनजातियों ने विद्रोह किया, सब किया है, आगे भी आएगा कि करके। लिखा है 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। इसका मतलब है कि भारतीय नील की मांग बहुत ज्यादा थी, ठीक है। आगे लिखा है, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला कंपनी, ठीक है, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगाई। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी नए नए बैंक कर्ज देना भी तैयार हो गई। तो कर्ज देके जो है बागान लगाए गए भारत में, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये एक जो है यहाँ पे दृश्य दिया गया है अफ्रीका में गुलामी को लेकर के और फ्रांसीसियों ने दास बनाने को लेकर के जब युद्ध हुआ था कैरिबियन द्वीप समूह में, ये उसी को एक यहाँ पे मैप पे दिखाया गया है, इसको देख लेना, ठीक है। नील की खेती कैसे होती थी, इसको देख लेते हैं। तो लिखा है, नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। तो निज खेती कौन होती थी, जहां पे बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील की खेती करते थे, उसे हम निज कहते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे, ठीक है। तो निज खेती की समस्याएं क्या थी, अब यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो लगेगा कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लिखा है, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहां छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। ये समस्या उनको थी कि उनको खेत नहीं मिल रहे थे, ठीक है। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें वहां से मिल रही थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और पैदा हो गया। मजदूरों का जो इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। तो जब धान की फसल कटती थी उसी समय नील भी करता था, तो लोगों को मजदूर मिलते ही नहीं थे, ठीक है। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत पड़ती थी। कई समस्याएं थी, इसीलिए निज खेती को लेकर के इसीलिए अंग्रेजों ने एक दूसरा तरीका अपनाया, ठीक है। आगे लिखा है, 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब है यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 बैलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों ने भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने हल लिए इन चीजों की जरूरत होती थी। इस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। मतलब यह है कि अगर नील की खेती अपने
निजी तरीके से करना पड़ेगा, तो इन संसाधनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, इसीलिए ये समस्या उनमें थी। 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निज खेती का इस क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीघा क्या होता है? जमीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय करने के लिए। तो याद रखना, जैसे बिहार यूपी में क्या है, बिहार में कट्ठा कहते हैं बिस्वा को, हमारे यहाँ बिस्वा कहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो 20 बिस्वा या 20 कट्ठा को एक बीघा कहा जाता है। ठीक है, यही पैमाना है। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। अब रैयत मतलब कौन है? किसान है। अब किसानों की जमीन पर अगर खेती करेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि हमें अब ये संसाधन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि नील की खेती किसान कर रहे हैं, नील को काट रहे हैं। ठीक है, तो ये नील की खेती को, पौधे को काटते हुए यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, रैयतों मतलब होता है किसान बेटा। ठीक है, तो रैयतों की जमीन पर नील की खेती लिखा है। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वह गांव के मुखियाओं से भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, एक करारनामा किया। ठीक है, कि हम आपके दो जो है 25% भाग पर जमीन नील की खेती हो करेंगे। ठीक है, तो जिसे 3 कठिया पद्धति कहा गया। लिखा है, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर जो है बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी जमीन के कम से कम 25% भाग पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, अगर खेत को हम 4 भागों में से बांट दें तो 25% हो गया, तो 1/3 भाग पे खेती करनी पड़ेगी, इसलिए इसको 3/20 भाग कहते थे। ठीक है, बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर था। ठीक है, जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था और वही उस दोहरा चक्र चलता रहता था। तो ये सुविधा अंग्रेजों ने दिया था अंग्रेजों को, किसानों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नील कैसे रखा जा रहा है, कैसे सारी व्यवस्था किसान कर रहे हैं, तो उनको मजदूर मिल गए और उनको किसी तरह का कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नील उत्पादन कैसे होता था। तो आप देख सकते हैं नील को पहले काट के लाते थे, उसको ला करके भिगोया जाता था, फिर उसमें जो है अलग करके उसको भूजा जाता था, फिर उसको रंग निकाला जाता था। ये सब काम फैक्ट्रियों में होता था। ठीक है, आगे यहाँ दिया है, नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होती थी। तो याद रखना, नील की वही खेती होती थी जहां बगान मालिकों के फैक्ट्रियां होती थी। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित बेटस हौद में पहुंचाया जाता था, जो पानी वाला भरा होता था। रंग बनाने के लिए 3 से 4 कूड़ों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का काम अलग था। नील के पौधों की पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। ठीक है, जब पौधे जो है मतलब वो सड़ जाता था तो द्रव में बुलबुले उगने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और हौद में डाल दिया जाता था। दूसरा हौदा पहले हौदे के ठीक नीचे होता था, मतलब जहां बनाया जाता था। आप ये देख सकते हैं यहाँ एक एक करके बनाया गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, यहीं पर जो है ये हौदा, इसी में जो है पत्तियों को डाला जाता था। ठीक है, आगे लिखा है, बीटर बाट में इन घोल को लगातार हिलाया जाता था। और अब देखो वहां हिलाते भी रहते थे डंडा लेकर के, वहां दिखाया गया है, और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद को में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियों में नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल जाता था। द्रव को छान कर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमीन नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे जो है उसमें डाल करके और फिर उसे निचोड़ करके बिक्री के लिए सुखा लिया जाता था। ये काम नील के लिए किया जाता था। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये एक किसान है जो नील के उसमें काम करता था, 8-8 घंटे काम करता था, उसी का एक चित्र यहाँ दिया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है, आगे लिखा है, नील बिक्री के लिए नील तैयार है। जो यहाँ देखिए आप पैकेट कर रहे हैं, जो है पैकिंग कर रहे हैं उसको बिक्री के लिए। ठीक है, यहाँ लिखा है,
यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबा करके खांचों में डाल करके नील की लुगदी को काट कर मजदूर उन पर मुहर लगा लेते थे और उसको जो है टुकड़े टुकड़े में बांट करके और उसको जो है बेचने के लिए रख देते थे। लिखा है, शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया था कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत ही कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। समस्याएं और भी थीं। बगान मालिक चाहते थे किसान अपने सबसे बढ़िया खेती में ही नील की पैदावार खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उनकी जड़ें बहुत ही गहरी थी और यह मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं हो सकती थी। इसीलिए किसान डरते थे कि नील की पैदावार करने में नील पानी बहुत ज्यादा लेता था, सोखता था और मिट्टी का उपजाऊपन बिल्कुल खत्म हो जाता था। इसीलिए लोग नील की खेती करने से डरते थे। ठीक है, नील गांव का एक गीत है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों मतलब किसान नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बंगाल मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वह तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर के कढ़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों पर सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, मतलब ये सब काम किया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो गुमाइश थे, एजेंट थे, उनकी पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वह नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बगान मालिकों के जो है लठियालों या लाठीधारों गुंडों से डरेंगे। मतलब वो तो गुंडा भी रखते थे किसानों को मारने के लिए। ठीक है, नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत वहां से मिली। इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है, 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल रहा है। कुछ जमींदार और मुखियाओं ने समर्थन किया। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं ने से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने भी नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले रहे हैं। तो जो जमींदार थे ये भी किसानों का सहयोग करने लगे। क्यों? क्योंकि इनकी जमीनें भी जा रही थी। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद, ठीक है, ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। अब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में सर्दियों में इलाके का दौरा किया और रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एलन ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर ना किया जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी 1857 का विद्रोह हुआ था। इतना बड़ा विद्रोह होने के बाद ये विद्रोह से अंग्रेज डर गए और कहा कि ऐसा करो कि किसानों को जो है, रैयतों को ये जो है आश्वासन दो कि वो लोग नील की खेती ना करें, बाध्य ना किया जाए। ठीक है, इस नोटिस के आधार पर लोगों ने यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसी कार्यवाही को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी इन नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगावत और मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचार खिलाफ जो है नील व्यवस्था के बारे में अपने न्यूज़पेपर में भी लिखा। ठीक है, तो इससे जो है उनको भी समर्थन मिल गया। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी नियुक्त किया गया। ठीक है, ये भी याद रखना। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती किए गए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। ये व्यवस्था दे दी गई। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद जो है
बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। अब बंगाल से हटके कहाँ चले आए? बिहार पर। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वह उत्पादन फैलाने में सफल रहे। अब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर तो बिहार के एक किसान उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। तो 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत को बताता है। ठीक है, तो ये वहां पर यह घटना हुई। ठीक है, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा, ये उस समय कहा गया था, किसानों ने कहा था। ये कहानी के रूप में यहाँ पे दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वेस्ट इंडीज में नील का उत्पादन के बारे में यहाँ बताया गया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये हम याद रखना, वेस्ट इंडीज को ही कैरिबियन द्वीप समूह कहते हैं। ये जो है कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, कैरिबियन सागर में। ठीक है, बस इतना याद आना, पढ़ लेना एक बार। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का ये चौथा चैप्टर है। आदिवासी कौन थे, इनके बारे में जानना है हमें। आदिवासियों का, जिसे हम जनजाति कहते हैं, ठीक है, इनका आंदोलन कौन सा हुआ था और इन्होंने अंग्रेजों से जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। दीकू किसे कहते हैं ये जानना है। तो याद रखना, दीकू उसे कहा जाता है जो गैर जनजाति, जो जनजाति नहीं होती थी, जो जनजातियाँ जो है अलग होती थी, जनजातियों से अलग होती थी, जिसे हम बाहरी कहते थे, उसे दीकू कहा जाता था। ठीक है, और एक स्वर्ण युग की कल्पना की गई है इसमें, इस चैप्टर में। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि मॉडर्न इंडिया में जनजातियों से जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। मतलब कि बिरसा मुंडा को लोग भगवान मानते थे और कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना तक बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकू मतलब यह क्या हो गया, जो बाहरी लोग हैं कि गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा गया है। ठीक है, भेजा है, ऐसा वो खुद कहता था। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वह उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म जो है एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो छोटा नागपुर में रहने वाली मुंडा एक जनजातीय समूह है और आज भी मुंडा जनजाति झारखंड में सबसे ज्यादा जो है राजनीतिक महत्व रखती भी है। बिरसा के समर्थकों में जो है इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आस पास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। इसका मतलब है कि छोटा नागपुर के पठार में जो है मुंडा के साथ साथ संथाल और उराव जनजाति भी वहाँ पाई जाती है और वहाँ अंग्रेज लगातार जो है अपनी गतिविधियाँ बदल रहे थे। इस कारण ये लोग बहुत बेचैन थे, इसलिए इन लोगों ने जो है अपने आजीविका, अपने घर को बचाने के लिए आंदोलन किया है। उनकी जो है परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। इसी कारण इन लोगों ने जो है हथियार उठाना, तो ये सब समस्याएं थी उस समय, इसीलिए बिरसा मुंडा ने जो है इसको एक जो है विद्रोह के रूप में लिया। यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर उसके आंसर एक के बाद एक दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हमें क्वेश्चन के साथ वहीं पे आंसर मिलते हैं, तो इससे हमारा जो है बौद्धिक विचार हमारे बढ़ते हैं। तो लिखा है बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे। पहला क्वेश्चन, जिन्हें दीकू कहा जाता था वे बाहरी लोग कौन थे? दीकू कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया। आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम जो है ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। इसका मतलब इसी में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सब पे हमें विचार करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर एक उड़ीसा की जो है कबीलाई जनजाति के बारे में दिया है। लिखा है उड़ीसा के डोंगरिया जो है कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। तो ये इस तरह के आप देख सकते हैं, उनके पहनावा देख सकते हैं और उनके जो है सर पे देख सकते हैं, ये सब जो है सामान है जो बाजार में बेचने के लिए जा रही हैं जंगलों से निकल करके। ठीक है, और वहां से जो सामान बेचेंगी उसी से जो है अपने अनाज और आवश्यक चीजों को खरीद करके फिर पुनः जंगल में चले जाएंगी। ये जो
जो प्रतिक्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया है, ये हमेशा चलती रहती है जनजातियों में। जनजातियाँ जंगल में रहती हैं और बाजार के समय आती हैं, फिर वापस वहीं चली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले साल आपने आदिवासियों समाजों के बारे में पढ़ा था, मतलब कि क्लास 7 में हम पढ़ चुके थे, क्योंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी है। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थीं। ठीक है, मतलब ये कहने मतलब है कि जो उस समय ब्राह्मणों के रीति रिवाज थे समाज के लिए, उससे आदिवासी बिल्कुल क्या थे, अलग थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। मतलब जनजातियों में कोई भेद नहीं होता, जनजातियों में कोई जनजाति के अलावा जनजातियों में कोई जाति नहीं होती है, सब एक बराबर माने जाते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते हैं, लेकिन मतलब परिवार में बंधे होते हैं, और इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। फर्क है, सामाजिक और आर्थिक रूप से फर्क है उनमें, लेकिन वो आपस में जात में बंधे नहीं हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में जाना जाता है। यहाँ लिखा हुआ है जनजातीय समूह किस तरह जीते हैं। ठीक है, तो लिखा है 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती जानते किसे कहते हैं? झूम खेती कहते हैं, जैसे मान लीजिए जंगल है, तो जंगल में अगर इनको खेती करना होता है तो जंगल के एक एरिया को ये लोग जंगल के काट देते हैं और यहाँ पर खेती करते हैं। जब यहाँ उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर तीसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, फिर चौथी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी को झूम खेती नाम दिया गया है। ठीक है, जिसको दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन झूम खेती जनजातियों का एक प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। यहाँ लिखा हुआ है इनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक जो है धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जला करके साफ कर लेते थे। इसके बाद वह घास फूस के जलने पर पैदा की गई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे और इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वह कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की खुदाई ऊपरी भाग जो है खुरच देते थे, मतलब उसकी जुताई कर देते थे। ठीक है, वह खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वो दूसरी जगह फिर के लिए चल पड़ते थे। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल बाद पड़ती पड़ी रहती थी। तो मतलब इससे जंगल भी नष्ट तो होते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था झूम खेती करना और ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जो है पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है वहीं पे ज्यादा रहते हैं। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वह केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। तो मतलब पहले उनकी आजीविका के बारे में बताया जा रहा है, तब इसके बाद आगे और जो है भूमिका बनाई जाएगी। यहाँ पार्टी जमीन किसे कहते हैं? लिखा है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी जो है दोबारा उपजाऊ हो जाए, इसलिए उसे जो है परती छोड़ दिया जाता है। साल एक पेड़ है, याद रखना, साल जो होता है एक पेड़ होता है। ठीक है, और महुआ भी एक पेड़ होता है जिससे शराब वराब बनाई जाती है, और ये जनजातियों का मुख्य व्यवसाय में से एक था। आप ये देख सकते हैं पत्ती इकट्ठा करती हैं जनजातियां और इससे जो है पत्थर उत्तर बनाती हैं। लिखा है डोंगरिया कंध कबीले की औरतें जो है पनागू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्ते बनाए जाते थे। ठीक है, तो इससे जो है पतले बनाई जाती थी जिससे लोग खाना वाना पहले खाते थे। ठीक है, आगे लिखा है कुछ शिकारी और संग्राहक थे। जनजातियां जो हैं कि कुछ काम कृषि से थे, कुछ शिकारी थे और संग्राहक थे, मतलब चीजों को इकट्ठा करते थे। लिखा है बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वह जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगल में रहने वाला खोड़ समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। ठीक है, तो पूछा जाएगा जो है खोड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। याद रखना इसी जनजाति में मानव बलि भी दी जाती थी, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है वो जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों में इकट्ठा हुए चीजों को
स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। ठीक है, और जब ये स्थानीय बुनकरों, चमड़ा कारीगरों को कपड़े या चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलास, याद रखना कुसुम और पलास दो पेड़ होता है, उससे रंग बनाए जाते थे प्राकृतिक, तो ये सब वही काम करते थे। कि फूलों को जरूरत पड़ती थी वह खोड़ समुदाय के लोग ही से ही करते थे। तो याद रखना खोड़ समुदाय के लोग, यही सब उनका व्यवसाय था। उसी को एक उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? तो जानते कहाँ से मिलते थे? ये लोग जो है अदला बदली कर लेते थे सामान की और बाजारों से लेके आते थे। लिखा है कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। वह अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। आगे लिखा है उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए जाना, इधर से उधर भटकना पड़ता भी था। लेकिन मतलब यह है कि उनके कई काम थे, उसी चीज को यहाँ पे एक बताया गया है। आगे लिखा है लेकिन इनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने के से कतराते थे। मतलब वो और किसी का काम नहीं करते थे, वो अपना खुद काम करते थे। तो बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मतलब वो बाहर लोगों से हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य भारत में, अर्थात मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ लिखा है जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए जो है आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वह कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर बेचते थे। सूद खोर जो है महाजन भी आदिवासियों को कर्जा भी देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य से आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में और ढकेल दिया। ठीक है, तो वो पहले से गरीब थे, इन महाजनों और व्यापारियों के चंगुल में फंस गए और भी गरीब हो गए। लिहाजा वह महाजनों और व्यापारियों को बाहरी जो है शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि उन्होंने, क्योंकि जो ये लोग इनका शोषण करते थे, इसलिए व्यापारियों और महाजनों को इन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना और ये कहीं न कहीं आदिवासियों के विद्रोह में सबसे बड़े जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाते भी हैं। इन्हीं कारण बहुत सारे विद्रोह हुए भी हैं। ठीक है, यहाँ कुछ जनजातियों के बारे में दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में गड्डी और गुज्जर जनजाति पाई जाती है। भोटिया कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। ठीक है, और आपका जो है सहारिया और भील राजस्थान में, गुर्जर और राठवा या गुजरात में, बैगास, बंजारा, गौड़ ये आपका कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में। अब यही क्वेश्चन देखो कितना अच्छा दे रखा है कि कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है। बंजारा कहाँ पाई जाते हैं? महाराष्ट्र में। कोया, बंजारा, गौड़ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है माला और इरुअर, ये जो है इरुलर, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केरल पाए जाते हैं। क्वेश्चन आया भी था। इसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं तो बैगास, मरिया और गौड़, जबकि संथाल, मुंडा, उराव ये जो है संथाल ये जो है पश्चिम बंगाल और कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। जबकि उड़ीसा में देखा जाए तो उड़ीसा में जनजातियां जो कौन कौन सी पाई जाती हैं? पराजा, गोड़ा, कंडा, कोया, साओरा, घोड़ ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। जबकि नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो नागालैंड में नागा, खासी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। रियांग आपका त्रिपुरा, मिजोरम में, और हंगज ये आपका क्या कहते हैं असम में। ये जनजातियां सब यहाँ पर पाई जाती हैं और ये जनजातियां ही उस समय विद्रोह की थी जब अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ चल रहा था। समय समय पर इन्होंने विद्रोह किया था। तो आदिवासियों के बारे में यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ लिखा है कुछ जानवर पालते थे। जनजातियों का अलग अलग काम को दिखाया गया है। पहले जनजातियां कौन कौन सा काम करती थी? तो कहीं कोई कृषि कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो कोई जो है शिकार कर रहा है, तो कोई जो है वनों से उत्पाद को बेच रहा है, तो कोई जानवर भी पाल रहा है। इसका मतलब जनजातियां जानवर भी पालती थी। तो लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वह चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों और भेड़ों के रेवड़ लेकर के यहाँ से वहां जाते थे। रेवड़ मतलब होता है झुंड। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वह दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के जो है लाबड़िया
आदि समुदाय गाय और भैंस के झुंड पालते थे। अब आपको ये भी मालूम चल गया कि जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग, कुल्लू जो मनाली है आपका वहां पर, तो कुल्लू आंध्र प्रदेश, वहां पर क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये कौन है, तो ये गलेरिया लोग हैं। और कश्मीर के बरकवाल, तब पूछा जाएगा कि बरकवाल जनजाति कहाँ पर जाती है, तो कश्मीर में ये बकरियां पालते थे। अगले साल जो है अगर हम जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, क्लास 9th में, वहां यही बताया गया है, ठीक है। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, ये एक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बताने लायक है, ठीक है। कहानी केवल यहाँ दी गई है जनजातियों के बारे में, उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। लकड़ी के, ये याद रखना, संथाल जनजाति उस समय बिहार झारखंड का ही, झारखंड तो कोई था नहीं, बिहार ही था, तो याद रखना वहाँ की जनजातियाँ ये जो है संथाल है, जो देखिए आप देख सकते हैं कि एक लकड़ी को इकट्ठा करके जलाने के लिए लेके आ रही हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, जो है कुछ जनजातियां जो थी ऐसी थी जो एक जगह खेती करती थी, तो लिखा है कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी के से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करते थे। वह बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। तो जनजातियों के अलग अलग जो है तरीके बताए गए हैं। अब इस चैप्टर में अगर कोई अच्छे से पढ़ेगा तो जनजातियों की एक्टिविटी को अच्छे से वो समझेगा। वह हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जो है जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुछ के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था, ठीक है। वो लोग वंशज के रूप में एक दूसरे से हमेशा रहते थे, एक ही जगह लेके खेती करते थे। जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया, लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन जो है बटाई पर दे देते थे, मतलब कोई और खेती करे, ठीक है। उनकी जमीन उनकी रहेगी, खेती और कोई करे, उसी को बटाई कहते हैं। ब्रिटिश अफसरों को गौड़ और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी और संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाया और सभ्य बनाना जरूरी है। ऐसा जो है अंग्रेजों की सोच थी, लेकिन ऐसा सोच नहीं थी। ये किताबों में तो लिख दिया गया, लेकिन ऐसी सोच अंग्रेजों की थी नहीं, ठीक है। यहाँ लिखा है एक जो है जनजाति है बेवड़, ये मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है। याद रखना ये वहाँ का मध्य प्रदेश का, ठीक है। पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हमें जानना जरूरी है। यहाँ एक पूर्वोत्तर के नीसी जनजाति कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। नीसी जनजाति जो है कि एक गांव में लट्ठों से बना घर, लट्ठों से घर बना रहे हैं, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, मैप पे, ठीक है। यहाँ आगे लिखा है आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। जो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ ये बताया गया है। तो लिखा है, यहाँ लिखा है अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास और ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वह अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वो जमीन और वन प्रबंधन के अस्थायी नियम खुद बनाते थे। ऐसा आदिवासी जनजाति और उनके मुखिया लोग करते थे, ठीक है। आगे लिखा है ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए, क्योंकि अंग्रेज आ गए। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल जाता था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, मतलब गिफ्ट देना पड़ता था, और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों और को अनुशासन में जो है रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वह परंपरागत कामों को जो है करने से लाचार हो गए, ठीक है। आगे लिखा है घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। जो घुमंतू काश्तकार मतलब किसान थे, उनका क्या हुआ। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहाँ वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वो चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें। ये अंग्रेज चाहते थे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था, मतलब उनको नियंत्रित करना आसान था, इसीलिए अंग्रेज ऐसा चाहते थे।
अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, मतलब उनको राजस्व भी मिलता रहे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिया। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं कि पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। अभी मैंने आपको बताया था जो आपका जमींदारी महलवाड़ी व्यवस्था थी ये, ठीक है। झूम काश्तकारों, जो झूम खेती करते थे, तो झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं था। हालांकि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी तरह उपज नहीं थे, मतलब उनके खेत अच्छी उपज के नहीं थे। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। मतलब वो चाहते थे कि हमारे परंपरा में कोई हस्तक्षेप ना हो। यह भी एक कारण था जनजातियों के विद्रोह का, ठीक है। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी जमीन, उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती करने की छूट भी देनी पड़ी। ये जो है ये भी काम हुआ। लिखा है वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, अतः वन कानूनों में आए बदलाव ने आदिवासियों के जीवन पर भी बदलाव डाला है। ये आंध्र प्रदेश में धान की खेती करने का एक यहाँ पर फोटो दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। जनजातियों के द्वारा खेती की जाती हुई, ठीक है। भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अच्छा, अंग्रेजों ने जंगल पर नियंत्रण क्यों स्थापित किया? क्योंकि उसके नीचे कोयला था और कीमती लकड़ी थी, ठीक है। और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरत के लिए जो है इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। पहले वो काम करते थे। जब अंग्रेजों ने इसे जो है राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया तो ये सारे काम से अंग्रेज जनजातियों को वंचित कर दिया। इसीलिए जनजातियों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। लिखा हुआ है ऐसी सूरत में झूम काश्तकार जिस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। कुछ जो लड़ाई नहीं कर सकते थे वो दूसरे इलाके में चले गए, ठीक है। लिखा है जैसा कि अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे जो है स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों, मतलब कंपनी के अधिकारियों ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की छूट देगी। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मजदूरों की कमी हो जाएगी और मजदूर कहां से लाएंगे, तो जनजातियों को थोड़ा बहुत अधिकार उन्होंने दे दिया। और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वनों में गांव बसा दिए, क्योंकि उनको एक तरह से मजदूर मिलते रहे। तो वो भी बहुत चालाक लोग थे, ठीक है। तो आपको पता होगा स्लीपर किसे कहते हैं, लकड़ी की क्षैतिज जो रेलवे जब बनती थी तो पहले लकड़ी की बनती थी, रेलवे पटरी लकड़ी बनती थी, उसी के बारे में यहाँ दिया गया है, ठीक है। उसी को बहुत कहा जाता था। आप यह देख सकते हैं आगे जो है जनजातियां जो है आप देख सकते हैं तरह तरह के कपड़ा और जो है उन सबकी बुनाई भी करती थी, वही उनका व्यवसाय था। लिखा है आगे बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है, ठीक है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में जो है सोगम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह इसी तरह विद्रोह हुए थे वनों को बचाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं व्यापार की समस्या। तो 19वीं सदी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे थे। वह वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। मतलब कि जो महाजन और व्यापारी थे वो जनजातियों का इस्तेमाल करने के लिए अब वो जंगल में आने लगे। लिखा है आगे यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें।
18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। मतलब भारतीय रेशम यूरोप के बाजारों में खूब बिकते थे, वहाँ भारी डिमांड थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में रेशम होता है, ठीक है, स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके जो है किमी कोस को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 किमी कोस के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। मतलब कि जो उनके अंडे होते थे इसको इकट्ठा करने के लिए बहुत कम पैसा उनको मिलता था, ठीक है। इसके बाद इन किमिकों को जो है वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादों को बीच कड़ी का काम करते वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। मतलब कि सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता था? तो व्यापारियों को मिलता था, बिचौलियों को मिलता था। रेशम उत्पादों को बहुत मामूली फायदा मिलता था और स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। क्यों? क्योंकि वो लोग इनका शोषण करते थे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं चटाई बुनती एक जो है हंजांग औरत है, मतलब कि जनजातीय समुदाय से है, यही उसका जो है प्रमुख पेशा था। और ऐसी चटाई देखा होगा गांव में बहुत ज्यादा मिलती भी थी उस समय, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिहार के कोयला खनिज हैं। ये 1948 खनिक है, ये 1948 का है। झारखंड का मेनली है, लेकिन झारखंड उसमें तो अलग हुआ नहीं था। तो लिखा है 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। ये सब कौन थे? ये सब आदिवासी थे, ठीक है। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान लेता था। 1920 के दशक के जो है देसी कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे। तो कोयला खदानों में मजदूर मारे जाते थे क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी और जो है वहां मिट्टी में दब करके मर जाते थे, ठीक है। यह लिखा है काम की तलाश। लिखा है काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगा। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती की गई। तो आदिवासियों को एक मजदूरी के रूप में भी इस्तेमाल इन लोगों ने किया। इन लोगों को ठेकेदारों के मार्फत भर्ती किया गया। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे, ठीक है। उनका बहुत शोषण करते थे। आगे लिखा है नजदीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारियों के व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, और तो याद रखना कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में। 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। 40 में जो है वर्ली विद्रोह हुआ महाराष्ट्र में। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी समय का एक विद्रोह था। तो मतलब जनजातियों ने जो है विद्रोह इसीलिए किया क्योंकि उनका इसी तरह का शोषण होता था, इसीलिए उन लोगों ने विद्रोह किया। यहाँ लिखा है बिरसा मुंडा के बारे में, ये भी देख लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म जो है कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1870 के दशक में के मध्य हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराने, बांसुरी बजाने और स्थानीय अखाड़ों में नाचने गाने से बीता था। उनकी जो परवरिश हुई थी मुख्य रूप से वो बोहोड़ के आसपास जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। आगे लिखा है कि बचपन में जब बिरसा मुंडा छोटे थे, लिखा है कि बिरसा ने बचपन में ही अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग डीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। तो ये सब कहानियां उन्होंने सुन रखा था, तभी बिरसा मुंडा के मन में आया इनको भारत से मतलब अपने क्षेत्र से भगाने के लिए। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे।
वह लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। तो ये सब कहानियां बचपन उन्होंने सुन रखा था। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें जो है मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। या एक बात याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा कुछ समय जो है मिशनरी में पढ़ाई किए थे और ईसाई धर्म भी अपना लिया था इन्होंने, ठीक है, कुछ समय के लिए। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। जब वो स्कूल में गए तभी उन्हें पता चला, अगर वह अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय काम किया, तो उन्होंने वैष्णव धर्म को भी अपना लिया था। तो बिरसा मुंडा ईसाई धर्म को अपनाए थे, बात याद रखना, ठीक है। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वह शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन या जादू टोने में विश्वास न करें। याद रखना, बिहार नहीं, झारखंड में, बिहार के दक्षिण क्षेत्र में और झारखंड में मेनली जो है डायन का एक बहुत बड़ा वो है कि वहाँ पे लोग जो है औरतों को डायन समझते हैं और उनकी जो है हत्या तक कर देते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, और जादू टोना वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे और मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, ठीक है। तो मिशनरियों को भी उन्होंने क्या माना, बाहरी माना, दीकू माना। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। तो जो कहानियां सुन रखा था उन्होंने कि अच्छा जीवन जीते थे, वही हमें दोबारा पाना है, वो उनका स्वर्ण युग मानते थे, ठीक है। तटबंध बनाते थे, जो है कुदरती मतलब प्राकृतिक झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वही ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक जो है बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें और जो है एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें, ये वो उनका इरादा था। अंग्रेजों को बिरसा मुंडा के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज्यादा परेशानी थी। अंग्रेजों को परेशानी होने लगी क्योंकि बिरसा मुंडा लोगों को भड़काने लगे। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों और हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। तो दीकू कौन कौन थे, याद रखना, मिशनरी को दीकू माना गया, महाजनों को, हिंदू भूस्वामियों को और सरकार अंग्रेजों को, इन सब को जो है दीकू के रूप में अर्थात बाहरी लोग में पहचान की गई थी। किसके द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा। आगे लिखा है, यह आंदोलन उन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीने जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। मतलब वो परंपराओं को नहीं मानते थे और उनको चाहते थे कि वो ईसाई धर्म में बदल जाएं, ठीक है। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। फिर 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा मुंडा को जब जेल से लौटे तो बिरसा जो है समर्थन जुटाने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों अर्थात दीकुओं और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकुओं और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, मतलब उनको जो है संपत्ति को नष्ट करने लगे, ठीक है। उन्होंने थाने, चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई, ठीक है, वो हैजे से मर गए, उनकी डेथ हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इनसे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। दूसरा, इसने जो है एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को
अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा और उसको लेकर के जो है उन्होंने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन को आज भी याद किया जाता है और ये उनके भगवान पहले भी थे और उनके भगवान आज भी हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ये कहानी यहाँ दी गई है, इसको आप केवल पढ़ लीजिएगा। हमें नकदी की क्या जरूरत पड़ती थी ये दिया गया है, इसको पढ़ना कोई मतलब उसका नहीं है। तो इस चैप्टर में जो है आदिवासियों के बारे की समस्याओं, आदिवासियों के व्यवसाय, इन सब के बारे में बताया गया था। इसको अच्छे से देखना। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछना, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है।